हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस जे सेंटर। आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड, जो फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9 का जो हिस्ट्री चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका आज हम लोग पार्ट थर्ड देखेंगे। और पार्ट थर्ड में हम लोग जो टॉपिक है आज का, वह है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन तथा गणतंत्र की स्थापना। एक बात ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्रांस में राजतंत्र चल रहा है, राजा का शासन चल रहा है 16 का। अब उसका शासन को क्या करना है, उखाड़ के फेंकना है और गणतंत्र की स्थापना करना है। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजा का शासन। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जब किसी देश में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, उस व्यक्ति को अगर चुनाव की प्रक्रिया जब उसको बनाया जाता है, उस पोस्ट में बिठाया जाता है, तो उसको गणतंत्र कहा जाता है। तो वही चीज करना है हमको। क्या करना है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कर देना है और गणतंत्र की स्थापना करना है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर जैसे ही अप्रूवल दे दिया था 1792 में लुई 16 ने, उसके बाद से क्या होगी कि नेशनल असेंबली के द्वारा जो संविधान तैयार किया जा रहा था, वो संविधान पूरे फ्रांस में लागू होने वाला था। ठीक, और ये संविधान क्या करता कि ये संविधान जो है पूरे फ्रांस की जनता को समानता का अधिकार देता है। ठीक, पूरे फ्रांस की जनता को समानता के अधिकार देता है, जो लुई 16 को काफी ज्यादा ये पसंद नहीं था। इस वजह से लुई 16 ने क्या किया, उनके जो पड़ोसी देश थे, और वो पड़ोसी देश जो लुई 16 के सपोर्टर थे, उन पड़ोसी देशों के साथ उन्होंने कई बार देखोगे मिलकर काम किया। और उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह से हम संविधान सभा जो बनाना नेशनल असेंबली है, और उस नेशनल असेंबली को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए उन्होंने कई सारे तैयारियां भी की थी, लेकिन वो नाकामयाब हो गया। क्योंकि जब तक पता चलता नेशनल असेंबली को, उससे पहले ही उन्होंने एक्शन में ले लिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजा को अपने हाथ में कर लिया था किसने, लुई 16 ने। ऑस्ट्रेलिया के राजा को उन्होंने कहा था कि हमें साथ दीजिए, आसपास के कंट्री जो पूरी तरह से राजतंत्र को सपोर्ट कर रहे थे, सारे कंट्रीज के साथ इन्होंने मिलकर ये सोचा था कि नेशनल असेंबली वाले को हमको क्या करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है फ्रांस से। यहाँ स्थिति क्या हुई, इससे पहले इन लोगों ने क्या कर दिया कि फौज का बहुत बड़ा एक, फौजों के टुकड़ों और टुकड़ियां काफी बड़ा इन लोगों ने तैयार की। पूरे फ्रांस की जनता से ये अपील की कि आप जो है फौज का निर्माण करें और हमारे जो राजा हैं उनको जड़ से उखाड़ने का, राजतंत्र को उखाड़ने का जड़ से प्रयास किया जाए। ये चीज उनके द्वारा कहा गया था। और इसी के बाद से यहाँ के लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में फौजों में भर्ती होने लगे, फौज में क्या होने लगे, भर्ती होने लगे। और इस भर्ती के वजह से इन लोगों ने क्या किया कि पूरे फ्रांस में फ्रांस की जनता के ने एकजुटता का परिचय दिया। और इसी एकजुटता, एकता का परिचय के साथ ही इन लोगों ने क्या किया, जिस देश के साथ जिस देश ये फ्रांस के ऊपर आक्रमण करने वाले थे, उन्हीं के ऊपर इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर इन लोगों ने देश प्रेम की भावना जागी। और ये देश प्रेम की भावना जागी, इस देश प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, पूरे फ्रांस की जनता को एकजुटता के रूप में एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने एक उस समय गाने तैयार किए थे जिसका नाम था मार्सिले। और ये मार्सिले जिस व्यक्ति ने इसको कंपोज किया था, जिसको रचा था, उसका नाम था रॉजर डी लाइट। इस व्यक्ति ने इस गाने को रचा था, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान भी बना। आज भी फ्रांस का राष्ट्रगान क्या, मार्सिले ही। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम बताओ, आंसर क्या होगा, मार्सिले। पूछा जाएगा फ्रांस का जो राष्ट्रगान है मार्सिले, इसको किसने लिखा है। ठीक है, ये किसी का प्रतीक है, देश प्रेम का प्रतीक। इन लोगों ने क्या किया, पूरे फ्रांस में एकता का परिचय देते हुए इन लोगों ने ये सारा चीज करने का प्रयास किया। दूसरी बात क्या हुआ, ये तो सारी चीजें होगी। अब लुई 16 ये चाहता था कि अब जो है हमें तो अब कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि लुई 16 के ऊपर खूब सारे आरोप प्रत्यारोप, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें सामना करनी पड़ी। इस वजह से इनके ऊपर खूब सारी जो है फौजों के द्वारा ये चीज किया गया। दूसरी बात क्या क्या है कि यहाँ पर फ्रांस की जनता, अब देखोगे क्या क्या धीरे धीरे वो समझ में आ रहा था कि लुई 16 हमारे कहीं ना कहीं गलत कर रहा था, हमारी शोषणकारी नीतियों को शोषण करने का काम कर रहा था, शोषणकारी नीतियों के द्वारा। इस वजह से ये चीज किया गया। नेशनल असेंबली ने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जितनी भी क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं को विकास करने का अवसर दिया जाएगा, समानता का अवसर दिया जाएगा, बंधुता का अवसर दिया जाएगा और स्वतंत्रता का अवसर दिया जाएगा। ये तीनों बात सही गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ने 3 वर्ड दिए, तो ध्यान रखना है, तीनों वर्ड, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों वर्ड दिए थे
फ्रांसीसी क्रांति, जो बाद में पूरी दुनिया ने इस चीज को अडॉप्ट भी किया था, उसको अपनाया भी। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है कि उस समय देखोगे पुरुष लोग तो चले गए फौज में भर्ती होने, गांव में घर में रहकर मोर्चा संभालने का महिलाओं ने किया था। इनमें देखेंगे कि उस समय की ज्यादातर जो लोग थे वो असंगठित थे। आज भी देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र लोग मिलेंगे। तो असंगठित क्षेत्र में जो लोग थे उन लोगों ने आपस में नेशनल असेंबली से ये कहा कि आप हमें कुछ अधिकार दे दो, और इस अधिकार के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। हालांकि ये जैकोबिन क्लब जैकब के नाम पर पड़ा। ये जैकब जो है उनके पूर्वज थे, उन लोगों की जो चर्च के पूर्वज थे उनको जैकब कहा जाता था, और इसी जैकब के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, जैकोबिन क्लब। इसमें एक व्यक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जैकोबिन क्लब का स्थापना करने के लिए, और इस व्यक्ति ने जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी। ठीक, और ये जो जैकोबिन क्लब की जो स्थापना की गई थी, इसमें इस व्यक्ति का जो रोल था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इनको कहा जाता है जैकोबिन क्लब का पिता। जैकोबिन क्लब का पिता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ही कहा जाता है। ये जैकोबिन क्लब ने क्या किया था, इसमें जो शामिल थे खूब सारे लोग शामिल थे, अलग अलग टाइप के लोग जैकोबिन क्लब में शामिल थे। उनमें से कुछ कारीगर लोग थे, इसके अंदर कुछ लोग थे जो दिहाड़ी मजदूर टाइप के लोग, ठीक, दिहाड़ी मजदूर, घड़ी साज, तो घड़ी बनाने वाले लोग थे। फिर इसमें जूता बनाने वाले लोग थे, जूता बनाने वाले मोची बोल सकते हैं, ठीक है, पेस्ट्री, ठीक है, ये सारे लोग थे पेस्ट्री बनाने वाले। ये सारे लोग ने मिलकर क्या किया था, इन्होंने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। जैकोबिन क्लब का पिता कहा जाता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को। तीसरी बात ध्यान से देखो, ये जैकोबिन क्लब ने काफी मिलकर यहाँ पर महिलाओं ने भी इनका काफी बड़ा योगदान दिया था। तो जैकोबिन क्लब में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था, और महिलाओं को भी इस क्लब में शामिल होने का अवसर दिया गया था, महिलाओं को भी शामिल किया गया था। ये बात ध्यान रखना। इनमें क्या देखें, इनका एक जो ड्रेस होता था, इनका जो ड्रेस होता था, पोशाक, वो था पतलून, जो धारीदार पतलून हुआ करती थी, जो अपने समाज के लोगों से अलग रखने का प्रयास किया जाता था। और ये जैकोबिनो का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैकोबिन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, जैकोबिनो का अर्थ क्या होता है, अर्थ बिना घुटने वाला है कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान से रखना, जैकोबिनो का अर्थ क्या होता है, बिना घुटने वाला, यानी इनका घुटना ही नहीं, ऐसा माना जाता है। अब जैकोबिन को क्या कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते। जैकोबिनो को सोकुलात के नाम से जाना था, एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा। जैकोबिनो को सोकुलात कहा जाता था, सोकुलात कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम के बाद पूछा गया है कि सोकुलात किसको कहा जाता है। जैकोबिनो को सोकुलात के नाम से कहा जाता था। दूसरी बात अब क्या हुआ, ये जो जैकोबिन है, जो पुरुष जैकोबिन जो पहनते थे, लाल टोपी पहनते थे ना, पुरुष जो है लाल टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक हुआ करता था। पुरुष जो लाल टोपी पहनते थे, इसका अर्थ क्या होता था, स्वतंत्रता का प्रतीक होता था। ये बात ध्यान रखना है कि नहीं। पुरुष लाल टोपी का अर्थ क्या होता था, स्वतंत्रता का प्रतीक। ये स्वतंत्रता का प्रतीक होता था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के बाद पूछा जाता है। अंततः क्या हुआ, यहाँ पर जो नेशनल असेंबली के खिलाफ जितने भी लोगों ने जो जैकोबिन का स्थापना किया, जैकोबिन क्लब का फाउंडर जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, इनकी सहायता से प्लस इतने जो लोग थे इनके साथ, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, नेशनल असेंबली को काफी तरह से मजबूर किया गया कि आप हमें अधिकार दीजिए। और इसी अधिकार के तहत इन लोगों ने खूब सारे टैक्सेस जमा किए थे, और लगभग ये टैक्स जमा हुआ था कितना, 20 अरब लिब्रे। और ये 20 अरब लिब्रे का इन लोगों के द्वारा ये तय किया गया कि हम लोग जो है किस किस क्षेत्र में कितना कितना सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, कितना ज्यादा कहाँ क्या करना चाहिए काम, ये सारे इसी से डिसाइड होगा। और 20 अरब लिब्रे के द्वारा इनका काम किया जाएगा क्या, कि अब पूरी तरह से राजा को अंत करना है, राजा के शासन का अधीन नहीं रहना,
ये सारा बात हम लोग को क्या करना है इसमें इन्वॉल्व करके काम करना। ठीक, महिलाओं को टोपी पहनने का इजाजत नहीं है? है। महिलाओं को टोपी पहनने का, लाल टोपी। हाँ, महिलाओं को क्या किया जाता था, लाल टोपी पहनने की उनको तो आजादी उतनी नहीं थी, है कि पुरुषों को सिर्फ के लाल टोपी पहनने की। ठीक, ये बात इनके लिए कई सारे प्रतीक जो हम लोग पढ़े थे उसमें ना, कुछ प्रतीक जो थे, जिसका राजदंड किसका प्रतीक होता है, शाही। ठीक है, दूसरी बात टूटी हुई जंजीर, ये किसके, आजादी का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद लाल हरा नीला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कुछ ये दर्शाती है कि ये राजनीतिक तरीके हैं क्या, प्रतीक है। जो इस व्यक्ति ने इसका व्याख्या करने का प्रयास किया, जिसका नाम क्या था, ले बार्बी ने क्या कहा था कि हम जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेंगे थ्रू राजनीतिक प्रतीकों के द्वारा। और उन्होंने कुछ प्रतीकें दी थी, जिनमें पहला था क्या, टूटी हुई जंजीर, है कि बच्छीदार, छड़ों का बच्छीदार गुच्छा जो था। ये सारी चीजें जो हमें क्या दर्शाती है, कुछ राजनीतिक प्रतीक दर्शाते हैं। और इसी प्रतीक की वजह से क्या किया, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो आगे समस्या क्या आएगी कि अब जो है रॉबेस्पियर एक उभरता हुआ नेता के रूप में आ रहा था फ्रांस में। इन्होंने लीड किया था, चूंकि जैकोबिन क्लब का बहुत सारे मेंबर इसमें जुड़ गए। लगभग 300 के आसपास जैकोबिन क्लब की स्थापना पूरे फ्रांस में हुई थी। और इसी फ्रांस में जब जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी तो बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, साथ ही पुरुष लोगों ने भी क्या कहते हैं इसका, बढ़ चढ़ कर हिस्सा था। अब जो रॉबेस्पियर जब लीडर बन जाता है जैकोबिन क्लब का, तो सारा कमांड किसके हाथ में आ जाता है, रॉबेस्पियर के हाथ। और ये घटना तब होती है जब 1793 में, यानी 1793 में क्या किया गया था कि पूरी तरह से दोषी ठहराकर जैकोबिन क्लब के द्वारा, दोषी ठहराकर फ्रांस के लोगों के द्वारा दोषी ठहराकर जो है लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को क्या किया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लुई 16 को फांसी की सजा कब दी गई, ध्यान रखना ये बात है कि नहीं। 21 जनवरी लुई 16 को फांसी की सजा, लुई 16 को फांसी की सजा, ठीक है, फांसी की सजा कब दी गई थी, 21 जनवरी 1793 को। और जिस जगह पर दी गई थी उसका नाम था डी ला कॉन्कॉर्ड। यहाँ पर इनको फांसी दी गई थी, ये जगह का नाम ध्यान रखना, डी ला कॉन्कॉर्ड पर फांसी दी गई। और इनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, इनको भी फांसी दी गई थी 1793। ठीक है, जल्द ही इनको भी क्या गया था, फांसी दी गई। तो ये बात ध्यान रखना। तो दोनों को फांसी दी गई, किसके आरोप में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो देशद्रोह के आरोप, देशद्रोह के आरोप में लुई 16 को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दिया भी गया। अंततः उसकी मौत हो गई डी ला कॉन्कॉर्ड में 21 जनवरी 1793 को। पब्लिक यानी सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के सामने उनको जो है उनको फांसी दिया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखें, सार्वजनिक रूप से इनको फांसी दी गई, ये बात भी ध्यान रखना। और जब इनको फांसी दी गई उसके बाद क्या हुआ, लुई 16 शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। लुई 16 के शासन का क्या होगा, अंत हो गया। साथ ही साथ राजतंत्र का भी क्या हो गया, इसीलिए हम लोग का टॉपिक क्या है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन। और अब क्या स्थापना होगा, गणतंत्र की स्थापना। तो अब देखोगे जब लुई 16 को अंत हो गया 1793 में जैकोबिन क्लब के जो पिता है ना रॉबेस्पियर, उनको अगला राजा बना दिया जाता है, किसका, फ्रांस का। तो अब आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है आतंक का माहौल उनको कहा जाता है, क्योंकि 1773 में जब ये आए यहाँ पर तो खूब सारा आतंक मचाने का काम कर, देखेंगे कैसे कैसे आतंक मचाए। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोग का है आतंक का माहौल। क्योंकि आतंक का माहौल क्यों कहा गया अभी हम डिस्कस करेंगे। ये 1793 से लेकर 1794 तक का जो काल है इसको कहा जाता है आतंक का माहौल। ऐसा क्या हुआ था इस काल में, इनको आतंक का माहौल कहा जा रहा है। तो ध्यान से देखोगे, क्योंकि जब लुई 16 को फांसी दी गई 21 जनवरी 1793 को, उसके बाद एक नए व्यक्ति जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, जिसका नाम हुआ रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है,
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये व्यक्ति जैसे फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, इन्होंने इनके कुछ उसूल थे और इसी उसूल के तहत वो काम करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो इनकी क्या थी, अगर यदि कोई भी पॉलिसी अगर यदि कोई भी नीति अगर बनाएगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तो कोई व्यक्ति अगर यदि उसको क्रिटिसाइज करता था, उसका निंदा करता था ना, तो उस निंदा को अगर कोई व्यक्ति करता था, चाहे उसी के पार्टी का आदमी क्यों नहीं हो, उनके खिलाफ सीधे केस दर्ज किया जाता था। अगर कोर्ट के द्वारा उसको दोषी से ठहराया जाता था तो उस व्यक्ति को सीधे गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता था। और ये गिलेटिन होता क्या था कि दो पहिए की या तो फिर दो पाया के बीच बोल सकते हो कि दो खूंटा के बीच में एक ब्लेड होता था, आरे वाली मशीन, जिसमें सर पर चढ़ाकर क्या किया जाता था, कलम कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। इसी को कहा जाता है गुलेटिन मशीन। तो गुलेटिन मशीन का यूज खूब इसने किया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्योंकि देखोगे 1793 में जैसे ही राजा बन जाता, वहां का राजगद्दी पर बैठता है ना, तो वो कुछ नीति लागू करता है। क्या लागू करता है? कुछ नीति लागू करता है। और ये नीति क्या थी? पहला, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी सब्जियों के दाम या अनाज के दाम, उस चीज को क्या किया गया, उसको सरकार का कुछ कीमत तय कर दिया। सरकार ने कुछ क्या कर दिया, कीमत तय कर दिया कि तय कीमत पर ही बेचना चाहिए। पहला उन्होंने क्या, अनाजों का दाम क्या कर दिया उन्होंने, अनाजों का दाम तय कीमत पर बेचा जाए, तय कीमत पर बेचा जाए, ये काम कर दिया उन्होंने। ठीक। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि साबुत के दाने का, साबुत के गेहूं का दाम बराबर कर दिया था एवं निश्चित कर दिया था, ताकि समाज के सभी लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग खा सके। इसने क्या किया था, मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी को तय कर दिया था। दैनिक मजदूरी तय की गई थी, दैनिक मजदूरी इसने क्या कर दिया था, तय कर दिया। ये सारा जो काम इन्होंने क्या कहता है कि समाज के सारे लोगों को बराबरी करने का इन्होंने प्रयास किया था। लास्ट में समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को बराबर करने का, लोगों को बराबर करने का प्रयास किया गया, प्रयास किया। अब ध्यान से देखो, क्योंकि समाज में उस समय काफी ऊंचे और काफी नीचे वो टाइप के, दोनों टाइप के लोग थे। तो हाई क्लास वाले लोग थे, उन्होंने काफी ज्यादा इनका विरोध किया इस नीति का। किसका? रॉबेस्पियर। जो भी व्यक्ति विरोध करता था, पहला काम क्या होता रॉबेस्पियर का, उस व्यक्ति को सीधे केस दर्ज किया जाता था, मुकदमा दर्ज किया जाता था और कोर्ट में उसका जो है ट्रायल चलता था। तो कोर्ट अगर यदि उनको दोषी करार देती है तो उस व्यक्ति को सीधे क्या कर दिया था, गुलेटिन पर चढ़ा जाता था, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। और गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर को कलम कर दिया जाता था, सिर को कलम कर दिया जाता था, कलम कर दिया जाता था। ऐसे में क्या हो, चाहे व्यक्ति रॉबेस्पियर के सपोर्टर हो या उसी के पार्टी के हो या कोई और व्यक्ति हो, सबके ऊपर वो यही असर करता था। और ये लगभग 1 साल चला, क्योंकि 1793 में जैसे ही वो आया, 1794 तक उन्होंने खूब इस तरह से गिलोटिन पर चढ़ा चढ़ाकर बहुत सारे लोगों को क्या कर मौत के घाट उतार दिया इस व्यक्ति ने। इतिहास में इसीलिए इसको कहा जाता है आतंक का माहौल, इंग्लिश में इसको रीजन ऑफ टेरर कहते हैं। क्योंकि ये जो काल है ना 1793 से 94, बहुत सारे लोगों को बिना मतलब का मार दिया गया, सिर कलम कर दिया गया। किसके द्वारा? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डॉक्टर गुलेटिन, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए गिलोटिन का इन्वेंशन किसने किया था, तो डॉक्टर गुलेटिन ने इसका क्या किया था, खोज किया था, इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना, डॉक्टर गुलेटिन ने इसका खोज किया था, इसीलिए इसी के नाम पर इस मशीन का क्या नाम दिया गया, गुलेटिन। ये दो खंभों वाली क्या है, आरे की मशीन इसको बोल सकते हैं। गिलोटिन क्या है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज गिलोटिन, गिलोटिन क्या है,
ध्यान रखना है, दो खंभों के बीच आरे वाली मशीन, ठीक है, आरे वाली मशीन जिसको गिलोटिन कहा जाता था। तो बात ध्यान रखना है, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर पूरा फ्रांस की जनता और पूरा फ्रांस के जो लोग थे वो सारे लोग क्या हो गए, इनसे काफी ज्यादा खफा हो गए कि इन्होंने क्या किया, खूब सारे लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा चढ़ा कर क्या किया था, मौत के घाट उतार दिया था। जब इसको मौत के घाट काफी सारे लोगों के उनके द्वारा जब उतारा जाने लगा, उस केस में क्या किया गया, खूब सारे लोगों ने इनके ऊपर जो है FIR दर्ज की, इनके ऊपर खूब सारा क्या किया गया, प्रयास किया गया, इनको काफी ज्यादा लोगों ने परेशान करने का प्रयास किया। इनको स्वयं बोला गया कि इस व्यक्ति को हटाओ राजगद्दी से, नहीं तो आने वाला समय में फ्रांस की आधी आबादी को क्या कर देगा, मौत के घाट उतार देगा। फ्रांस की आधी आबादी को क्या कर देगा, मौत के घाट उतार देगा, ये बात इसने कहा था। और इसकी वजह से पूरे फ्रांस की जनता इनसे परेशान होकर क्या की थी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ये बात दिया कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को अब राजगद्दी से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। सारे लोगों ने इनके खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाया और खुद उसी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और केस में भी उसको क्या कर दिया, इन्वॉल्व किया गया। जब कोर्ट ने उसको जब दोषी करार दिया और दोषी करार दिया तो उनको भी देशद्रोह घोषित किया। क्या घोषित किया था इनको भी, देशद्रोह घोषित किया। और इस देशद्रोह घोषित करने के चलते इन्हें भी दो कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुनाई दी और इस व्यक्ति को भी फाइनली गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, गिलोटिन पर 1794 में चढ़ा दिया जाता है। और इस तरह से रॉबेस्पियर जो है उस शासन का, रॉबेस्पियर के आतंक का शासन क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए रॉबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया जाता है, तो 1794 में इसको चढ़ाया जाता है। ये बात ध्यान से रखना, गिलोटिन पर चढ़ाया जाता है। किसके आरोप में, देशद्रोह के आरोप। देशद्रोह किसको बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने देश के किसी देश के साथ है कि नहीं, या किसी सरकार के साथ जब विश्वासघात का काम करता है तो इसे ही क्या बोलते हैं लोग, देशद्रोह। यानी जब कोई व्यक्ति किसी देश की सरकार या तो फिर किसी देश के साथ अगर गद्दारी का काम करता है, विश्वासघात का काम करता है, तो उसे ही देशद्रोह कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखो, देशद्रोह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि देशद्रोह किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। क्योंकि फ्रांस में देखा गया क्योंकि अब जो है रॉबेस्पियर का एंड हो गया, यानी जैसे आतंक का माहौल खत्म हो गया 1794 में, जब रॉबेस्पियर को बुलेटिन पर चढ़ा दिया गया, रॉबेस्पियर को, उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर देखोगे पूरी सत्ता जो है फ्रांस के जो समृद्ध तबके के लोग थे, समृद्ध तबके के लोगों के पास चली गई सत्ता। और जब इनके पास सत्ता चली जाती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का समूह बनाते हैं। उनमें से चूंकि फ्रांस का जो संविधान है उसमें विधान परिषद की व्याख्या की गई थी, विधान परिषद, और इनकी संख्या थी दो विधान परिषद की व्याख्या की गई थी। और दूसरी बात 5 कार्यपालिकाओं का मेंबर किया गया था, यानी 5 कार्यपालिका का एक संघ बनाया गया, जिसको डायरेक्टरी कहा गया, जिसको क्या कहा गया, डायरेक्टरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टरी है क्या, 5 कार्यपालिकाओं का जो सदस्यों का समूह है उसको डायरेक्टरी कहा जाता था। और ये जो डायरेक्टरी है और ये विधान परिषद, इन दोनों के बीच क्या होता था, आपसी मतभेद बहुत होता था, आपसी विवाद बहुत होता था। और आपसी जो विवाद या झगड़ा होता था, इसके वजह से क्या होता था कि जो विधान परिषद और कार्यपालिका बीच अच्छी स्थिति नहीं होने लगी और ये काफी ज्यादा मात्रा में जो है राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना, राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना। और ये राजनीतिक अस्थिरता के चलते फ्रांस में देखोगे नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता क्या हो गया, प्रशस्त हो गया। क्योंकि देखोगे जब 2 व्यक्ति किसी घर में लड़ते हैं ना, तो तीसरा व्यक्ति को फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है कि यही वजह हो गया कि 2 विधान परिषद के जो मेंबर्स थे और 5 कार्यपालिका मेंबर डायरेक्टली, इनके बीच आपस में स्थिति नहीं अच्छी होने लगी।
राजनीतिक उथल पुथल होने लगा, राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होना तय हो गया। ठीक, ये बात ध्यान। तो पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कब हुआ था, हालांकि इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 विधान परिषद और 5 कार्यपालिका के बीच जो डायरेक्टरी होती थी, इनके बीच अस्थिरता का कारण की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होना तय हो जाता है। और यही वजह होगी तो फ्रांस में अब धीरे धीरे ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, इस नेपोलियन बोनापार्ट की कई सारी चीजों को जो है इनके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, इनके बाद आज का जो टॉपिक है उसके बाद आगे हम लोग बात करते जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।